एक राजनैतिक चाल जो सत्ता बचाने के लिए चली गई, पर बदल गया पूरे देश का इतिहास। जब सरकारें एक एक वोट से गिरती थीं, तभी बन रहा था आधुनिक भारत। ये दशक बर्बादी नहीं था, ये नींव थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में 1989 से 1999 का दशक एक रहस्यमयी पहेली है। क्या ये केवल राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का दौर था, या फिर इस उथल-पुथल के पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी पटकथा लिखी जा रही थी? इस एक दशक में भारत ने 5 आम चुनाव देखे और 6 प्रधानमंत्री बदले। बाहर से देखने पर यह पूरी तरह से एक गठबंधन की अराजकता लगती थी, लेकिन इस राजनीतिक कोलाहल के भीतर भारत का सामाजिक और आर्थिक भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाले राजीव गांधी 1989 आते आते अपनी चमक क्यों खो चुके थे? बोफोर्स घोटाले के साए में हुए इस चुनाव ने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वीपी सिंह ने विपक्ष को एकजुट किया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार बैसाखियों पर टिकी थी। इसे बाहर से 2 धुर विरोधी विचारधाराओं का समर्थन प्राप्त था। एक तरफ वामपंथी दल और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। ये एक बेहद अस्थिर समझौता था। जब सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले दल शांत थे, तब वीपी सिंह की कुर्सी को किसने हिलाया? ये खतरा विपक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने ही मंत्रिमंडल के भीतर से एक बहुत ही शक्तिशाली किसान नेता की तरफ से आ रहा था। उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने दिल्ली में एक विशाल किसान रैली आयोजित करने का ऐलान किया। इस रैली का असली मकसद अपनी ताकत का प्रदर्शन करना और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटाना था। सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। दिल्ली में लाखों किसानों की भीड़ जुटने वाली थी। वीपी सिंह जानते थे कि अगर ये रैली सफल हुई तो उनकी सरकार गिर जाएगी। समय बहुत कम था। अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने इतिहास के पन्नों से कौन सा हथियार निकाला? 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने अचानक घोषणा कर दी कि सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर रही है। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में ही सौंप दी गई थी। पूरे 10 साल तक ये धूल भागती रही। राजीव गांधी ने तो इसे मुसीबतों का पिटारा तक कह दिया था। तो फिर अचानक 1990 में इसे लागू करने की असली वजह क्या थी? ये सामाजिक न्याय से ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह को ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चलने की सलाह दी थी। मकसद साफ था, पिछड़े वर्गों का ध्यान अपनी ओर खींचना और देवीलाल की किसान रैली से सुर्खियां छीन लेना। आरक्षण की इस अचानक हुई घोषणा ने देश के युवाओं, खासकर सवर्ण छात्रों को किस कदर झकझोर दिया। रातों रात भारत की सड़कें युद्ध के मैदान में कैसे तब्दील हो गईं। देश गुस्से की आग में जलने लगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने बीच सड़क पर खुद को आग लगा ली। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद 200 से अधिक छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। पूरा उत्तर भारत एक अभूतपूर्व जातीय तनाव की चपेट में आ गया। वीपी सिंह के मंडल कार्ड ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया था। बीजेपी, जो हिंदू एकता पर निर्भर थी, इस राजनीतिक संकट से कैसे निपटी? उन्होंने इस जातीय विभाजन को पाटने के लिए कौन सा नया दांव खेला? बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति शुरू की। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी राम रथ यात्रा शुरू करने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। तस्वीरों और पोस्टरों में ये रथ किसी प्राचीन महाकाव्य के दिव्य वाहन जैसा दिखता था। इसे फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया था। लेकिन इस भव्य और पौराणिक दिखने वाले रथ के पीछे की असली इंजीनियरिंग क्या थी? वास्तव में ये कोई पारंपरिक लकड़ी का रथ नहीं था, बल्कि एक जापानी डीसीएम टोयोटा मिनी ट्रक था। इसे विशेष रूप से मॉडिफाई करके एक वातानुकूलित यानी एसी कैबिन बनाया गया था। ये आधुनिक तकनीक और धार्मिक प्रतीकों का एक ऐसा अनूठा संगम था जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। आडवाणी का रथ जिन जिन शहरों और गांवों से गुजरता, वहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती। लेकिन इस अपार जन समर्थन के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक लहर भी देश भर में क्यों फैलने लगी थी? रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन इसके साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे भड़क उठे। इन हिंसक झड़पों में 300 से अधिक मासूम लोगों की जान चली गई। रथ यात्रा अयोध्या की ओर तेजी से बढ़ रही थी और कोई भी राज्य सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर 23 अक्टूबर 1990 की उस सर्द रात में ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया? जैसे ही रथ यात्रा ने बिहार में प्रवेश किया, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा दांव चला।
उन्होंने रातों रात एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और समस्तीपुर के सर्किट हाउस से लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस एक कदम ने लालू को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। गिरफ्तारी की खबर दिल्ली पहुंचते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। बीजेपी, जो बाहर से वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी, उसने इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या सरकार इस झटके को बर्दाश्त कर पाई? बीजेपी ने बिना कोई समय गंवाए वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आ गई। संसद में विश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे वीपी सिंह हार गए। महज 11 महीने पुरानी ये सरकार एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी गिर गई। 1991 में देश को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चुनाव के दौरान एक ऐसी त्रासदी क्यों हुई जिसने पूरे देश को रुला दिया? 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया। कांग्रेस को सहानुभूति लहर मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नरसिम्हा राव ने जब सत्ता संभाली तो उन्हें विरासत में क्या मिला? देश की जनता राजनीतिक ड्रामे में उलझी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के बंद कमरों में एक ऐसी खौफनाक सच्चाई क्यों छिपी थी जो भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी? जुलाई 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग $1 बिलियन रह गया था। इसका मतलब था कि भारत के पास अपने जरूरी आयात जैसे पेट्रोल और डीजल का बिल चुकाने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिफॉल्टर घोषित होने की कगार पर खड़ा था। जब खजाना खाली हो चुका था और कोई भी देश भारत को कर्ज देने को तैयार नहीं था, तब सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी एक राष्ट्रीय रहस्य की तरह देखा जाता है? भारी मन और सख्त गोपनीयता के साथ भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के खजाने से 67 टन सोना निकाला। इसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमानों के जरिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भेजा गया। इस सोने को गिरवी रखकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की सांसें बचाईं। सोना गिरवी रखने के बाद भी संकट टला नहीं था। IMF ने साफ कर दिया था कि वे खैरात नहीं बांटते। उन्होंने भारत सरकार के सामने एक ऐसी शर्त क्यों रखी जो दशकों से चली आ रही समाजवादी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ थी? IMF ने स्पष्ट कर दिया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। लाल फीताशाही, सख्त नियम और लाइसेंस राज को खत्म करना होगा। नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि ये एक कड़वी दवा है, लेकिन देश को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। नरसिम्हा राव की सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। विपक्ष हर कदम पर विरोध करने को तैयार था। फिर कैसे एक कमजोर और अस्थिर सरकार ने वो कर दिखाया जो भारी बहुमत वाली सरकारें भी दशकों तक नहीं कर पाई थीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना ऐतिहासिक बजट पेश करते हुए विक्टर ह्यूगो का उद्धरण दिया, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG की नीतियों को लागू कर दिया। भारत हमेशा के लिए बदल गया। 1991 के आर्थिक सुधारों से देश अभी संभल ही रहा था कि राजनीति ने फिर करवट ली। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने अपने उस अभियान को फिर से तेज क्यों कर दिया जो 1990 में अधूरा छूट गया था? रथ यात्रा रुकने के बावजूद राम मंदिर आंदोलन की आग बुझी नहीं थी। 1992 के अंत तक लाखों कार सेवक अयोध्या में जुटने लगे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार। दोनों के बीच अविश्वास चरम पर था। 6 दिसंबर 1992 की घटना को अक्सर एक अचानक हुई दुर्घटना बताया जाता है, लेकिन क्या सचमुच खुफिया एजेंसियों और केंद्र सरकार को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि अयोध्या में जुटी भीड़ क्या करने वाली है? खुफिया रिपोर्टें स्पष्ट थीं। तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले ने बाबरी विध्वंस से कई हफ्ते पहले ही एक कंटिजेंसी प्लान तैयार कर लिया था। इसमें उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने और विवादित ढांचे को अर्धसैनिक बलों के हवाले करने की योजना थी, लेकिन प्रधानमंत्री राव ने इसे खारिज कर दिया। जब हजारों की बेकाबू भीड़ विवादित ढांचे पर चढ़ रही थी, तब वहां मौजूद भारी पुलिस बल और PAC के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके हाथ किसने बांध रखे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट और सख्त आदेश दे रखा था कि चाहे जो हो जाए, कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। 1990 में मुलायम सिंह सरकार के दौरान हुई फायरिंग जैसी घटना वे नहीं दोहराना चाहते थे। नतीजतन कुछ ही घंटों में ढांचा जमींदोज हो गया। मंडल और कमंडल की राजनीति ने राष्ट्रीय दलों को कमजोर कर दिया था। 1996 के चुनाव परिणामों ने
दिल्ली की सत्ता का रिमोट कंट्रोल किन छोटे और क्षेत्रीय नेताओं के हाथों में सौंप दिया। ये यूनाइटेड फ्रंट का दौर था। क्षेत्रीय छत्रपों के पास सत्ता की चाबी आ गई। एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल जैसे नेता बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो महज 13 दिन में गिर गई। 1999 में भी वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। जिस दशक में 5 आम चुनाव हुए, 6 प्रधानमंत्री बदले और सरकारें एक वोट से गिरती रहीं, क्या वो सिर्फ बर्बादी और अराजकता का समय था, या इस राजनीतिक अस्थिरता के भीतर ही आधुनिक भारत के निर्माण का रहस्य छिपा है? क्या आप यकीन करेंगे कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक क्रांतियां एक ऐसी सरकार ने की जिसके पास पूर्ण बहुमत ही नहीं था? इसी अस्थिरता के दशक में मंडल कमीशन ने सामाजिक नींव की नींव रखी। 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हुए और क्षेत्रीय दलों ने सत्ता में हिस्सेदारी पाई। जब हम आज के शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे भारत को देखते हैं, तो क्या हम 1989 से 1999 के उस अराजक दशक की विरासत को भूल गए हैं, या वो विरासत आज भी हमारे हर फैसले में मौजूद है? आज की भारतीय राजनीति का पूरा स्वरूप, चाहे वो पिछड़ी जातियों का राजनीतिक वर्चस्व हो, राम मंदिर का निर्माण हो या भारत की तेजी से बढ़ती खुली अर्थव्यवस्था हो, ये सब उसी दशक के संघर्षों का परिणाम है। वो 10 साल का तूफान नहीं था, बल्कि एक नए भारत के जन्म की पीड़ा थी। क्या आप यकीन करेंगे कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक क्रांतियां एक ऐसी सरकार ने की जिसके पास पूर्ण बहुमत ही नहीं था? 1989 से 1999 के बीच भारत ने 5 आम चुनाव देखे और 6 प्रधानमंत्री बदले, जिसे अक्सर अस्थिरता का दशक कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इसी दशक में मंडल कमीशन के जरिए सामाजिक न्याय, 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ये वो दौर था जब एक जापानी मिनी ट्रक ने रथ बनकर देश का भूगोल बदल दिया और 1 वोट ने केंद्र सरकार गिरा दी।